अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। आज के ख़ास दिन की मुनासबत से हमने बड़ी ही अच्छी बात आप लोगों के लिए सोच रखी थी, वो है सीधे रास्ते से मुताल्लिक़। सीधा रास्ता, जब हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो कई रास्ते हमारे सामने होते हैं, जिसका इंतखाब हम पर मुनहसर होता है कि हमने कौन से रास्ते का इंतखाब करना है। तो सीधा रास्ता क्या होता है? बहुत सारे लोग शायद इस वर्ड से वाकिफ़ ज़रूर हैं, मगर रास्तों का इंतखाब करते हुए वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप अपने थीसिस को लेके, अपने काम को लेके सीधा तरीका इख्तियार करने की बजाय आप हमेशा शॉर्टकट इख्तियार करते हैं कि चले हमारे थीसिस कोई और कर देगा। बहुत सारे लोग जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, डूब जाता है या बिज़नेस के मामले में वो इस हद तक कामयाब नहीं हो पाते, तो उनके सामने कई ऐसे शॉर्टकट्स आ जाते हैं कि उनको लगता है कि इनको इख्तियार करने के बाद वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि जॉब करते हैं, किसी भी इदारे में वो काम कर सकते हैं, उनके भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, चाहे वो मर्द मौजूद हो या फिर ख़वातीन हो, सबके लिए रास्ते मौजूद होते हैं। मगर ये फ़ैसला करना आपने होता है कि आपने सीधा रास्ता इख्तियार करना है या फिर आपने शॉर्टकट्स लेने हैं। सीधे रास्ते में आपको मुश्किलात बहुत सी मिलती हैं, रुकावटें बहुत सारी आती हैं, परेशानियाँ भी आपको उठानी पड़ती हैं, या शायद आप अपने वक्त से बहुत ज़्यादा देर से उस मकाम पर पहुँचते हैं या उस मंजिल पर पहुँचते हैं जहाँ पर आप बहुत पहले से ख्वाब लेकर चल रहे होते हैं। तो देर ज़रूरी हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि शॉर्टकट्स को इख्तियार करते हुए आप किसी गलत रास्ते का इंतखाब करें और फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके साथ जुड़ जाता है कि आपने ये रास्ता इख्तियार किया था और वो आपके किरदार के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। फिर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं कि जहाँ ज़िंदगी में आप देर से पहुँचने की बजाय जब जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं तो हमेशा के लिए आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं या रास्ते आपसे छूट जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर, किसी भी कदम पर आपको जो रास्ता सही लगता है, सही रास्ते का इंतखाब कीजिए और देर से सही मगर अपनी मंजिल तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही हम भी आपको सीधे ट्रैक पर लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान में ये हमेशा से रहा है कि जब से हम आपके साथ अच्छी बात अपनी शेयर करते हैं, मगर उसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उससे पहले हम आपके साथ वेदर शेयर कर लेते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों के मौसम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो हमें लगता है कि शायद गर्मी की लहर एक मरतबा फिर से सर उठा चुकी हुई है, क्योंकि अच्छी खासी बारिशें होने के बाद अब दोबारा से हम देखते हैं कि सुबह सवेरे आंख खुलते ही आपको धूप नज़र आ जाती है और घर पहुंचने तक कड़कदार धूप होती है और शाम तक धूप का असर बाकी रहता है। अब स्वेटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है दोबारा से। तो चलिए चेक करते हैं कि इस वक्त मुल्क के बड़े शहरों का मौसम क्या है। तो सबसे पहले रुख करेंगे हम लाहौर शहर की जानिब, वहाँ पर जान लेते हैं मौसम की क्या सूरत हाल है। अगर लाहौर के दर्जा हरारत की मैं बात करूँ तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा। बाकी मौसम तो बड़ा तेज़ी से तब्दील हो रहा है, क्योंकि लाहौर में भी डिग्रीज बढ़ गए हैं और इसी तरह से इस्लामाबाद में भी डिग्रीज हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा। और बात करेंगे अब शहर क़ायद यानी कि कराची की, वहाँ पर सूरत हाल क्या है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाएगा। पेशावर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री हो सकता है। कोयटा के मौसम की सूरत हाल कल के मौसम से मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ पर डिग्रीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल भी हमने जो आपको मौसम बताया था और आज भी जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत आज भी रहेगा 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री होने का इम्कान है। सागर सिद्दीकी साहब, नाम हमेशा उनका ज़िंदा रहेगा। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा प्यारा चेहरा, एक ऐसा प्यारा नाम। जब हम सागर साहब की बात करते हैं तो यकीनन जहन में बहुत सारी ऐसी शायरी हमारे आती है और जिस तरह से उनकी अगर हम ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें बहुत सारे ऐसे एहसास हैं जो झंझोड़ कर रख देते हैं। सागर सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी शायरी और उनकी अपनी शख्सियत कैसी थी, इस पर बात करने की हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आरिफ अमीन साहब ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मैं डॉक्टर साहब की बात करूँ तो ये उर्दू शायरी के लिए ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि ड्रामाज़ के लिए भी ये काम करते हैं। सागर साहब की ज़िंदगी से मुतालिक डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हम देखते हैं सागर साहब
बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत, इस मुल्क के बहुत बड़े हीरो के तौर पे जाने जाते हैं। अगर शायरी की भी हम बात करते हैं, जब इतने बड़ी शख्सियत की हम बात करते हैं, मगर उसकी ज़िंदगी जब उसके नाम के साथ हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी गुरबत में गुजरी, मुख्तलिफ़ सड़कों पर लाहौर के गुजर गई और यहीं पर उनका इंतकाल भी हो गया। किसी बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह का सलूक हमारा मुआशरा करता है या इसके ज़िम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुबारकबाद 92 को कि वो आज भी इस तरह के प्रोग्राम इन शख्सियात पर जो है मुनक़्क़िद करता है। क़िस्सा ये है कि मिन हैसुल मुआशरा हम पस्ती का शिकार हैं। बेशक। हम चाहे कोई फ़नकार है, चाहे शायर है या कोई आम आदमी है, हम ज़्यादातर एक ही तरह का सलूक रवा रखते हैं। किसी ने एक बार कहा था कि अगर किसी मुल्क का या किसी शहर का अदीब 2 नंबर या फ्रॉड हो जाए तो उस माशरे का कुछ नहीं हो सकता। हम उस माशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। आपका सवाल तल्ख़ है तो जवाब भी इसीलिए इसी तरह का निकल रहा है। सागर से मुताल्लिक़ जिस तरह के आपने बताया और कुछ पैकेज में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी ज़िंदगी एक कस्मपुसी के आलम में गुजरी और सड़कों पर गुजरी। अंदाज़ा कीजिए कि ये वो शख्स था, ये वो लड़का था, ये वो नौजवान था जो क़याम पाकिस्तान के बाद एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा वलवला लेकर आया है कि ये आकर के पाकिस्तान का एक कौमी तराना लिखता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगी ये बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तो हफीज़ जालंधरी साहब का हम कौमी तराना सुनते आए हैं, आज तक सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक कौमी तराना इन्होंने भी लिखा था और भी शोरा ने लिखा, लेकिन वो जो है सरकारी सतह पर मंजूर ना हुआ, वो एक अलग बात है। तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक वो लड़का है, एक ये वो शायर है जो ऐसा वलवला, ऐसी किरण, ऐसी उम्मीद रखता है कि मैं जिस मुल्क का बासी होने जा रहा हूँ, शायर होने की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और वो कौमी तराना लिखता है। और फिर एक वक्त वो है कि जब ये कंबल पोश, बाल बिखरे हैं इसके, गर्द में अटे बाल, जी हाँ बिल्कुल, और बुरे हालों है, और ये सड़क से गुज़र रहा है और जिस गाड़ी से टकराता है उस गाड़ी में इसी की लिखी हुई गज़ल सुनी जा रही है। किस कदर तकलीफ़ दे मौका होगा वो। जी हाँ। तो जहाँ से बात आगाज़ हुई थी वहीं आते हैं दोबारा। हमारा मामला इस तरह का है, हम इसी तरह का रवैया रखते हैं, जाने क्यों। और आप देखिए, अगर उस दौर में जो शुअरा थे, ज़ाहिर नाम लेना अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे शुअरा, एक लंबी फहरिस्त है जो सागर साहब से आने दो आने में गज़ल लिखवाया करते और अपने नाम से उसको आगे ले। जी हाँ बिल्कुल। तो वो बेचारा दरवेश था, फ़कीर आदमी था, कुछ उसे जो है एक लत लग गई जिसकी वजह से और भी वो पस्ती का शिकार होता रहा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उसका शेर पस्त है। अगर उसका फ़न देखें आप, ये तो आपने शख्सियत देखी, उसकी ज़िंदगी, फ़न तो उनका क्या ही कहने हैं, कहाँ तक जाता है अपने। मैं तो कहूँगी कि शायद उसकी बुलंदियाँ मीनारों से भी कहीं ऊपर हैं, कहीं आगे है। अगर हम सागर साहब की शायरी की बात करते हैं, उनके ख़ास कोई मैसेज जो आपको लगता है कि उनकी शायरी में हमेशा रवा रहा? असल में एक हर शायर जो है ना, अभी भी उसकी एक कोशिश होती है कि वो एक ऐसा शख्स तलाश करे जो कि वो ख़ुद बनना चाहता है। बिल्कुल। जो कि वो बन नहीं पाया है। सागर की शायरी जो थी वो एक आम आदमी की शायरी थी और वो उस आम आदमी ही को तराशना और तलाशना चाहता था। और आम आदमी की जो बेचारगी है जो नज़र आ सकती है एक आम आदमी में, अब वो उसकी शायरी में भी ज़ाहिर नज़र आती है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा बड़ा शेर भी उसमें है। जैसे एक शेर सागर का है, चराग़ तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। चराग़ तूर जलाओ, चराग़ तूर बहुत बड़ी बात है जी। चराग़ तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। क्या बात है, क्या बात। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में,
उन्हें कहीं से बुलाओ। क्या बड़ा बात है, अंधेरा। बेहद खूबसूरत। ये चंद अल्फाज ही मैं कहूँगी कि जिसने भी सागर साहब को पढ़ा है, सागर साहब को समझा है, अनमिट नकूश हैं जो दिमाग पर आपके छोड़ जाता है, आपके जहनों पर छोड़ जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अमीन साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में सागर साहब से बहुत सारा ना सही चंद मिनट के इस मौके पर ही आपने कुछ इनसे मुतालिक हमारे साथ शेयर किया। जब हम बड़े और अजीम लोगों की बात करते हैं तो कई और अजीम और बड़े चेहरे भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत सारे ऐसे अजीम चेहरे शख्सियात हैं जो हमारा साथ छोड़ चुकी होती हैं। चूँकि अजीम हीरोज़ से मुतालिक बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के एक और बड़े हीरो का जिक्र भी करेंगे जिन्होंने हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों कामयाब फिल्में देकर इंडस्ट्री पर अपनी धाक बिठाई। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अदाकार नदीम बेग साहब की, जिनकी 78वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। अगर मैं नदीम साहब की बात करूं तो ये मेरे बचपन के बड़े फेवरेट ही फिल्म स्टार थे और आपको याद होगा अब तो शायद ईद कार्ड्स का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, मगर मैंने अपने बचपन में ईद के करीब इनकी शक्ल पे जो ईद कार्ड एक बनाया जाता है इनकी तस्वीर के साथ, मैंने बहुत सारे ईद कार्ड जो थे वो नदीम साहब के बड़े संभाल के रखे थे, हमेशा से मुझे बड़े बेहद पसंद थे। तो चूँकि आज इनकी सालगिरह है तो 92 न्यूज़ की तरफ से और ख़ासतौर पर सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से हम नदीम साहब को बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक कहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से हम बात करते हैं अपने सियासतदानों की, उन रहनुमाओं की जिनको हम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं कि ये हमारे मसाइल का हल निकालेंगे, मगर हल अगर ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक हो जाए तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। जिस तरह से शीशा नोशी से मुतालिक सेनेटर मियां अतीक शेख साहब ने एक तजवीज़ दी है कि शीशा घरों तक पहुँच गया है, इसलिए इसके ऊपर से पाबंदी उठा लेनी चाहिए, इसके बैन जो है इनको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इस तजवीज़ ने यकीनन सबके लिए एक परेशानी खड़ी कर दी है, ख़ासतौर पर उन घरानों के लिए जो इसको बहुत बुरा समझते हैं और ख़ास तौर पर अपने नौजवानों, अपने बच्चों को इससे दूर रखना चाहते हैं। मियां अतीक शेख साहब की इस तजवीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ नौजवानों के अंदर जो नशे की मनशियात की लत है और शीशा नोशी की अगर हम बात करें, मर्दों में नहीं बल्कि लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, लड़कियों के अंदर ये रेशो हमें ज़्यादा नज़र आता है। अगर रेस्टोरेंट्स में इसको बैन कर दिया गया है तो लोग ये शीशा अपने घरों में उठा कर लेकर आ गए हैं, लेकिन इसका नुकसान कितना होता है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सदाकत अली साहब ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब माहिर इंसदादी मनशियात हैं, नशे से मुतालिक और ख़ासतौर पर शीशा नोशी से मुतालिक इनसे बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमें डॉक्टर मुईज़ साहब ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर मुईज़ साहब की अगर बात करूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, सुबह सवेरे पाकिस्तान में माइंड एक्सपर्ट हैं। नौजवानों की जो बेरहरवी उनके अंदर आ गई है उससे मुतालिक ख़ासतौर पर डॉक्टर मुईज़ साहब से बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर मुईज़ साहब पहले मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ, एक जनरल राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ सवालात करेंगे और बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले जो इससे मुताल्लिक़ बात करना चाहते हैं वो भी हमें कॉल मिला सकते हैं, डॉक्टर मुईज़ साहब से, डॉक्टर साहब से वो भी बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मुईज़ साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में एक ट्रेंड चला, बहुत ज़्यादा चला, नौजवान इस तरफ आए, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स शीशा नोशी के आ गए, मुख्तलिफ़ तरीक़े आ गए और इसके बाद हमने देखा कि ख़वातीन, लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की लड़कियाँ, ख़ासतौर पर स्कूल की बच्चियाँ भी इसके साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई। इसके बाद जब इस बेरहरवी की तरफ हम बढ़ते हैं, ऐसे में हमारे सेनेटर ये तजवीज़ दे देते हैं कि इसके ऊपर से बैन उठा लेना चाहिए क्योंकि शीशा अगर रेस्टोरेंट में आपने बंद किया तो आपके घरों में पहुंच गया है। मियां अतीक शेख साहब की इस तजवीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और डॉक्टर सदाकत को भी। हमें पहले ये समझना होगा कि सोशली हमारे मुल्क में कंडीशंस क्या हैं, हालात क्या हैं। मैं रिसेंटली बाकू में था, बाकू में हर चाय खाने के अंदर शीशा है, औरतें भी पी रही थी, मर्द भी पी रहे थे। वहाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता, ज़ाहिर इंसान वहाँ भी रहते हैं, बीमार वो भी होते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी है कि पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन यूथ में बहुत ज़्यादा है। आपके पास इंटरटेनमेंट के मौके नहीं है, आपके पास पार्क्स नहीं है, आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपके पास और फैसिलिटीज़ नहीं है। अब वो बच्चे जाएं तो जाएं का, तो फिर शीशा एक ऐसा एक हिस्सा है सोशल एस्पेक्ट का कि जिसमें शीशा पीने से ज़्यादा वो जो मिल बैठने का तस्वुर है, जैसे कहीं जगह पे कावा पीने का साथ मिलने का तस्वुर है, वो तस्वुर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 2-3 घंटे चाय खाने में बैठ के शीशा पीते हैं, गपशप करते हैं आपस में,
शीशा डेफिनेटली सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। एक बात तो जो बात सामने आई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने का, कि जब किसी चीज़ को आप बग़ैर किसी ख़ास तरीके से रोकते हैं तो दबी हुई चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा उभरती है। किसी चीज़ को सप्रेस करेंगे, जब वो हाथ से निकल जाएगी तो बहुत ज़्यादा निकलेगी। हमने प्रोस्टिट्यूशन बैन कर दी पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, मगर आप देखिए कितनी फैल गई। पहले लिमिटेड जगहों पे थी, आज पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। तो शीशे को बैन करने से पहले ये सोचें कि क्या हम अपने नौजवानों को ऐसे मौके दे सकते हैं जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, स्पेशली स्टडीज़ का। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे नंबर पे आए, हर बच्चा चाहता है मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिले, यूनिवर्सिटी से पास होने के वाला हर बच्चा चाहता है मुझे अच्छी जॉब मिले। अब वो सब मौके हैं नहीं इस मुल्क में, तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। डॉक्टर सदाकत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़ाहिर है बहुत सीनियर साइकाइट्रिस्ट भी है, मंशियात के बड़े डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि जब फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता है तो एक रास्ता तो इसका ये है कि लोग जो है वो नैरकोटिक्स की तरफ जाते हैं। वो टेम्पररी रिलीफ देता है, आपको रिलैक्स कर देता, आपको माहौल से बेगाना कर देता, आप एक अपनी दुनिया में चले जाते हो। तो अगर हम इस सोशल एस्पेक्ट को ख़त्म करते हैं तो हमें कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव रखनी होगी कि जिसके बाद बच्चे चाय खानों में या रेस्टोरेंट में या कई ऐसी रेस्टोरेंट्स में बैठे जहाँ बैठ के उनको इंटरटेनमेंट हो। बाहर स्पोर्ट्स बार होते हैं, लोग जाते हैं बार के अंदर बैठे हैं, स्पोर्ट्स चल रही है, वो देखते हैं, 2-3 घंटे रिलैक्स होते हैं। तो वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव जी। हमें कोई मुतबादिल अपना ढूंढना होगा। जिस तरह से डॉक्टर मुईस साहब ने बात की, डॉक्टर साहब जिस तरीके से इसको दबाने की कोशिश की जाती है, वो दबी हुई चीज़ उससे कहीं ज़्यादा फैल कर बाहर आती है। जिस तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी, खासतौर पर प्रोस्टिट्यूशन के मुतालिक उन्होंने बात की। जो तरीका सेनेटर साहब ने चुना है कि इसके ऊपर से बैन ख़त्म किया जाए क्योंकि घरों के अंदर शीशा पहुँच गया, ये भी आप बताएँ कि शीशा हमारे नौजवानों के लिए किस हद तक ख़तरनाक है और क्या इस तरीके से इस शीशा नोशी की लत को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, शीशा एक वो पुराने ज़माने में जो हुक्का होता था उसकी एक नई शक्ल है, जिसे थोड़ा सा फ्लेवर दे के या इस तरह खुशबूदार बना के एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नई नस्ल में बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये एशिया और मिडल ईस्ट में ये ईजाद हुआ था और अब यूरोप और अमेरिका में भी ये इस्तेमाल हो रहा है। और इसके जो नुकसानात हैं वो सब जानते हैं अच्छी तरह से, सिगरेट नोशी के नुकसानात भी जानते हैं। और ये इसमें इस वक्त ज़रूरत इस समर की नहीं है कि इसके नुकसानात पे बात की जा सके, शायद ही कोई हो जो इसके फ़ायदे का जिक्र करता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो मेरे ख़्याल में वक्त का ज़िया होगा कि हम इसके नुकसानात पे बात करें। सब जानते हैं कि टबैको नोशी के नुकसानात क्या हैं, लेकिन असल बात यह है कि स्ट्रेटजीज़ जिन्हें कहा जाता है वो क्या होती हैं। क्या आप किसी गलत चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं लीगलाइज करने के साथ साथ, जैसे कि अगर लाल बत्ती सब लोग जो है ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहते, कुछ लोग काटना चाहते हैं, तो फिर आप सबके लिए ओपन कर दें कि हाँ लाल बत्ती को काटें। तो कोई भी जो कवानीन होते हैं वो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप सीट बेल्ट बांधने की तलकीन करते हैं और ना बांधे तो उस पर जुर्माना होता है, तो लोगों का तो दिल चाहता है कि वो सीट बेल्ट ना बांधें, वो अपनी मर्जियां करें। ये बिल्कुल आप बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं डॉक्टर साहब इससे मुताल्लिक। तो बात यह है कि अगर आपका सड़क क्रॉस करने को दिल करता है तो आप जहां मर्जी से कर लें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करें। तो जो क़ायदो ज़वाबत बनाए जाते हैं माशरों में, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि स्मूथनेस आए, उसमें बेहतरी आए। हमें देखना चाहिए कि लोग आखिर नशों की तरफ रुझान क्यों रखते हैं, लोग क्यों हर वक्त अपने आप से भागते हैं, लोग डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ हॉन्ट करती है अपने अंदर और खुद से बेगाना होना और वो खुद से तवज्जो इधर उधर करना चाहते हैं। लोग बिला वजह रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रोज़ाना रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो किसी न किसी बहाने अपने आप को किसी न किसी शुगल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर खाली है, वो उनके अंदर जो फुर्सत के लम्हात हैं वो मज़ेदार नहीं होते, तो वो फिर अपनी तवज्जो हटा के किसी न किसी चीज़ की जानिब करना चाहते हैं। बात यह है कि ज़िंदगी की रफ़्तार 21वीं सदी में बहुत तेज़ हो गई है और उस तेज़ी के साथ साथ जो है स्ट्रेस ज़्यादा आती है, क्योंकि जब चीज़ें स्लो होती हैं, जैसे गाड़ियाँ सड़क पे स्लो चल रही हों तो एक्सीडेंट के इम्कानात कम है, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा दें तो लोग गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने लगेंगी। तो अभी भी हमारे माशरती ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ है
कि पहले हमारे कांटेक्ट सिर्फ होते थे करीब के लोगों के साथ, फिर टेलीफोन की वजह से दूर के लोगों के साथ, फिर स्मार्टफोन की वजह से और दूर के लोग, फिर फेसबुक के साथ और तो हम अब एक ग्लोबल ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हमारा बच्चा यूके में है तो वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कोई अमेरिका में हमारा रिश्तेदार है तो वो क्या कर रहा है, तो हमारी ज़िंदगी का जो कैनवस है वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो उसके लिए हमें न्यूअर स्किल्स चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, हमें अपने इम्पल्स पे काबू पाने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर एक हैवान है जो कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे हर वक्त चाहिए, फ़न आफ्टर फ़न चाहिए। अब नौजवानों को देखें, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर कहते हैं अब आइसक्रीम खाने जाना है, फिर वो कहते हैं अब कॉफ़ी पीने जाना है, खाने के बाद आइसक्रीम हो जाती है, फिर उसके बाद शीशा वाली जगह पे जाना है। वो घर नहीं जाना चाहते, वो जैसे अपने आप से डर लगता है वैसे घर से भी डर लगता है। वेरी गुड पॉइंट। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये डॉक्टर मीर साहब कि हमें कुछ कवानीन इस तरह के बनाने चाहिए, और वो कवानीन ये होते हैं कि आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए उन्हें बनाते हैं। मगर जब हम मंशियात के इस्तेमाल के ऊपर बात करते हैं तो बेशबहा में पाबंदियाँ भी नज़र आती हैं। मगर डॉक्टर मीर साहब, वो पाबंदियाँ होने के बावजूद इसके इस्तेमाल में कमी नहीं आती, कहीं पर कमी नहीं आती, तो कमी असल में है क्या? उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है या उसके तरीक़ेकार में कमी है? देखिए, एक चीज़ समझे, डॉक्टर सदाकत ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि लोग अपने आप से भी भागते हैं, अपने घर से भी भागते हैं। इसकी वजह क्या है मुझे बताइए? वो दौर कहाँ चला गया जब एक गली के या स्ट्रीट के या मोहल्ले के एक पोल के नीचे बैठ के एक बच्चा रात को अपना लेसन करता है क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं है और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, बड़ा कामयाब इंसान बनता है। ये चीज़ कहाँ से चलेगी? हमारे माशरे में जो चीज़ मिस हो गई वो विजन चला गया हमारे पास। हमारे माशरे के अंदर रोल मॉडल चला गया। जब माशरे में रोल मॉडल चला जाता है तो आप किस सिम जाते हैं? रोल मॉडल आपकी मंजिल होती है, मतलब आप कहते हैं कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, उस जैसा बनना चाहता हूँ। तो घरों में तरबियत ख़त्म हो गई, माँ बाप के पास वक्त नहीं है अपने बच्चों के लिए, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है। मैं फिर कह रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी बीमारी है। ये एक जहनी कैफियत है जिसके अंदर इंसान बॉम्ब ब्लास्ट भी करता है, किसी को कत्ल भी कर देता है, खुदकुशी भी कर देता है, मुनशियात की तरफ भी चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आपको नौजवानों के अंदर एक नया किस्म का जज्बा पैदा करना होगा। पहला, उनको विजन देना होगा, वो चाहते क्या है, फ्यूचर क्या है उनके लिए। घरों के अंदर माँ बाप को वक्त देना होगा। आपका मीडिया के ऊपर जो किस्म के प्रोग्राम आते हैं उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए। अगर कोई शख्स न्यूज़ चैनल देखता है, आई एम श्योर डॉक्टर सदाकत इस बात की तस्दीक करेंगे, अगर आप कुछ अरसे तक टॉक शोज जो न्यूज़ चैनल पे होते हैं वो देखना शुरू कर दें, कुछ अरसे के बाद आपको या तो डिप्रेशन होगा, एंगर होगा, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल। तो जब आप कुछ देखते हैं और माहौल में देखते हैं कि जी घर पे वो नहीं जाता, बिजली नहीं है, माँ बाप के अंदर झगड़ा है, घर के अंदर नाचाकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, माशी मसाइल बहुत सारे, तो वो बच्चा किसकी तरफ जाता है? वक्ती तौर पे ड्रग्स या किसी किस्म की कोई चीज़ हो, इवन शीशा हो, वो बेसिकली वो दोस्तों के साथ बैठ के जब शीशा पीता है ना, तो वो लम्हा, वो घंटा, 2-3 घंटा उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन होता है, जो कि सबसे नुकसानदेह भी होता है, मगर वो इस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो इलियास ने भी, हमारे चित्राल से कॉलर मौजूद थे, उन्होंने जब ये बात की, आपने बच्चों की बात की है तो मैं उसी से रिलेट कर देती हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमारे एक चूँकि बैकवर्ड एरिया है चित्राल का, मगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि नशा हर छोटा बच्चा कर रहा है, हर छोटा बच्चा इस लत में मुब्तला है और वहाँ पे कंट्रोल किसी चीज़ का नहीं है। ये भी तो हम देखते हैं ना कि खुलेआम इनको बेचा भी जा रहा होता है और ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं इसके। देखिए ना, अगर ऊपर अगर आपके ऊपर वो लोग जो पॉलिसियां बनाते हैं, फिर वो लोग जो पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वहीं के अंदर ब्लैक शीप्स हों, अगर वहीं के अंदर नीयत ना हो साफ, वहीं पर रिश्वतख्वारी हो, मुख्तलिफ बुराइयां हो, मुख्तलिफ करप्शन के लेवल्स हों, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप, मैं और नहीं जाते, अगर सड़कों पे निकल जाए, कराची शहर में हम रहते हैं, कितने चरसी हीरोइनची रोड पे बैठे होते हैं, पड़े होते हैं रात को, क्या उनको उठाया नहीं जा सकता? क्या हुकूमत के ऐसे इदारे जो जिम्मेदार है इन चीज़ के, इनको नहीं पता माल कहाँ से आता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है? बहुत बड़ा, दुनिया में बहुत बड़े, सबसे बड़े कार्टेल जो है दुनिया के अंदर, वो नारकोटिक्स के जो पैसा इसके अंदर है, आपकी सोच है, इतना पैसा इसके अंदर है, तो कौन रोकेगा इसको? बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और खासकर नौजवानों के अंदर जो ये चीज़ डाली जा रही है कि नौजवान आने वाले वक्त में पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाएगा,
एक नशे का आदमी अपनी 2 टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता, वो पाकिस्तान को कैसे उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर अहमद भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अहमद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका व्यूअर तो नहीं हूँ, लिसनर हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऑफिस जाता हूँ तो आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये बात हो रही है नशे के बारे में, तो मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये चीज भी बता देना हम लोगों को कैसे पता चले कि बच्चे ऐसे हो रहे हैं। और हमारा भी तो यही है ना कि हमने कभी सुबह उठ के बच्चों को कहा चलो उठो भी नमाज पढ़ो, ये नमाज का टाइम हुआ है, चलो नमाज के लिए चले। उसके लिए तो हम पूछते नहीं है और दूसरे कामों के लिए हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। इसमें वालिदैन का सबसे ज्यादा मेरा ख्याल कसूर है, जो हम अपने बच्चों को पूछते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है बच्चों। सही है, बहुत शुक्रिया अहमद। आप हमारा अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे लिसनर हैं, तो बच्चों के अंदर जो नमाज की आदत से मुताल्लिक है उस पर भी ख़ास तौर पे हम बात करेंगे अभी से कुछ देर के बाद। तो यकीनन आपके बड़े सवाल अहम है जिनका आपको जवाब मिलेगा। शाहरुख कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी शाहरुख, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सवाल आपसे ये कि बेसिकली आई एम अ 20-year-old guy and I'm actually playing for the under-21 Pakistan football team as well. I don't want to take my name, but I want to say I've been smoking shisha for almost a decade. Okay. But it hasn't affected my health. I sprint run, I run fast, I score goals. And also, I think it's a very profitable business because a friend of mine. Okay, thank you so much शाहरुख, थैंक यू सो मच। आपने जो बात की है डेफिनेटली डॉक्टर साहब से इससे मुताल्लिक में बात करेंगे। बहुत सारे नौजवानों की यही राय है जिसके ऊपर आप बात अभी कर रहे थे। हमारे साथ मैमूना कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन मैमूना, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये मालूम करना है कि मेरा बेटा 19 ईयर्स का है और बेटी जो है मेरी 24 ईयर की है। मैं इन बच्चों में ये देखती हूँ कि जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो हालांकि रेस्ट किया होता है और हर चीज़ हमने इनको पैम्पर्ड किया हुआ, लेकिन ये बड़े शदीद गुस्से में होते हैं। ये सुबह उठ के बात नहीं करना चाहते। अगर आपने इनसे भी पूछ लिया कि बेटे नाश्ता करोगे या बेटे आपकी गाड़ी आ गई, तो ये एकदम गुस्से में आ जाता है, शदीद गुस्से में। इसकी क्या वजह है, ये मैं डॉक्टर मुझसे पूछना चाहूँगी। और दूसरा जो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर के सबके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जो ये सही नहीं है, क्योंकि मेन कॉज जो है ये घर में मदर्स के ऊपर अप्लाई होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मैमूना। इससे मुताल्लिक बात करते हैं डॉक्टर साहब। जो अभी बात डॉक्टर साहब हो रही है, मोस्टली कॉलर्स की यही क्वेश्चन है, जैसे उनको कैसे पता चले। जिस तरह से इलियास ने हमें, याहिया साहब ने हमें कॉल की, अहमद ने भी अपने बेटे के मुतालिक पूछा कि हमें किस तरह से पता चले कि हमारा बच्चा नशे की लत में मुब्तला हो गया। और जिस तरह से मैमूना साहब अभी बात कर रही थी बेटी और बेटी दोनों से मुतालिक कि दोनों बड़े पैम्पर्ड हैं, लेकिन जब सुबह सवेरे उठते हैं तो शदीद गुस्से में होते हैं, तो मतलब इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते आप बच्चों पे कि आप नशा कर रहे हैं। तो किस तरह से पता चले कि इनका बच्चा नशा कर रहा है? बड़ी मुश्किल से पता चलता है। मैं आपको बताऊं कि जब हमारा बच्चा नशे के अंदर जाता है तो वो कई साल हमें पता नहीं चलने देता। हम खुद फरेबी में रहना चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। क्लियर साइंस ये हैं कि अगर बच्चे के मूड और मिजाज में ख़राबी रहती है और वो सुबह उठते मूड ख़राब होता है, रातों को वो देर से सोता है, हाँ। और उसके ग्रेड्स गिरने लगे हैं, तो काफ़ी इम्कानात हैं कि वो सिगरेट या चरस या इस किस्म के नशे में मुब्तला होने वाला है या हो चुका है। क्योंकि जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम मजबूर होना शुरू हो जाते हैं और फिर कोई सलाह देता है कि तुम सिगरेट पी के देखो या तुम ये नशा करके देखो, तो उससे जो फ़र्क पड़ता है इससे बंदा हुकअप हो जाता है। असल बात यह है कि ह्यूमन बीइंग है, एक्चुअली हम केमिकल बीइंग हैं। जैसे पिछली सदी में पता चला कि विटामिन्स कोई चीज़ होती है जिससे इंसानी सेहत बेहतर हो सकती है और जानों को बचाया जाता है। जैसे विटामिन सी की कमी से लोग मर जाते थे जी। और फिर ऐसा तरीका आया कि विटामिन सी की कमी को दूर किया गया तो लोग ज़िंदगी बचाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो इसी तरह इस सदी में हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे केमिकल्स कौन से हैं जिनको हमने नरिश करके रखना है, जिनकी नशोनुमा करनी है। जैसे सिगरेट है तो सिगरेट पीने से क्या होता है, डोपामिन रिलीज़ होती है, हमें जोश सा महसूस होता है, हमें हाई फील होता है। तो डोपामिन को और सैकड़ों तरीक़ों से बढ़ाया जा सकता है। छोटे छोटे गोल सेट करें, उन्हें अचीव करें, तो इससे डोपामिन जो है दिन में आप 10 दफ़ा अपनी डोपामिन को बढ़ा सकते हैं अपनी विल के साथ।
इस तरह थोड़ी सी फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर करेंगे तो हमारे जिस्म में नारकोटिक्स पैदा होते हैं, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रिलेट करेंगे फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ, तो ऑक्सीटोसिन पैदा होगी जो कि मोहब्बत का केमिकल है। और अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, कोई किसी की खिदमत के बारे में सोचेंगे या फलाह के बारे में सोचेंगे, तो फिर सेरोटोनिन पैदा होगी और डिप्रेशन नहीं होगी। और ये जो स्ट्रेस है जिससे हम गुज़रते हैं, जो एड्रेनलिन की वजह से है, तो अगर हम उसको रोकने और कम करने के इसबाब करेंगे अपने ख़ास तरीक़ों से, तो फिर हम खुश रह सकते हैं, हमारी खुशी पुरसुकून भी होगी और जोश भरी भी होगी ज़रूरत के मुताबिक। तो हमें केमिकल्स के बारे में आगाही चाहिए। यानी अगर हम बाहर से ये जो सिगरेट लेते हैं या ये जो दूसरे नशे करते हैं, ये लोग शराब के पीछे चलते हैं, ये बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत टेढ़ा आंगन है जिसमें हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है और हम बड़ी आसानी से अपने लाइफस्टाइल में कोई ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो 21वीं सदी के मुताबिक हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया है। कोई आप मैसेज जो हमारे देखने वालों को देना चाहें उनके बच्चों के हवाले से? मुझे कोई 41 साल हो गए हैं नशे के फील्ड में काम करते हुए, लोगों को नशे की बीमारी से बचाते हुए। मेरा बुनियादी मशवरा ये है कि नशे में पड़े ही ना। ठीक है। ये बहुत झंझट है, बहुत फसाद है। ये घरों में ना सिर्फ उस बंदे की ज़िंदगी ख़राब होती है जो नशा करता है, बल्कि उसके घर वालों की ज़िंदगी ख़राब होती है। और फिर जब वो अपने नशे को सपोर्ट करने के लिए दूसरों को नशा लगाता है, तो समाजी तौर पर ये बीमारी जो है वो बढ़ जाती है और माशरा मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सदाकत अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोईज़ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। अभी डॉक्टर मोईज़ साहब तो हमारे चूँकि साथ रहेंगे, मगर जिस तरह से बच्चों से मुताल्लिक़ हम बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर कहाँ पर कमियाँ वाक़ हो जाती हैं या कहाँ पर कमी रह जाती है कि हम अपने बच्चों को अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते या बच्चों को उन आदात की तरफ नहीं लेकर जाते जिसकी वजह से वो इन बीमारियों से, नशों से महफूज रह सकते हैं। अभी हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों में नमाज की आदत के हवाले से खास तौर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी जिस तरह से हम कुछ देर पहले नशे और मनशियात से मुताल्लिक़ बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दाम आपको करने पड़ते हैं, वालिदैन को ख़ास तौर पे करने पड़ते हैं, जो शायद आज के इस दौर में, आज के इस माशरे में, आज के इस दौर में हम लोग भूल चुके हैं। बात करते हैं बच्चों के अंदर नमाज की आदत को पैदा करने की, क्योंकि नमाज की आदत ये वालिदैन का फ़रीज़ा है कि वो नमाज की आदत अपने बच्चों के अंदर पैदा करें। हम ये क्यों नहीं कर पाते और इसकी वजूहात क्या हैं और इसके बाद हम किन मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं सोसाइटी में भी और वैसे अंदरूनी तौर पे भी। इस पर ख़ास तौर पे बात करने के लिए पहले भी हमारे साथ डॉक्टर मोईज़ साहब मौजूद थे, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मगर इसके साथ साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है ऐनुल हक बगदादी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका बगदादी साहब, थैंक यू सो मच। बगदादी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज भी चूँकि नमाज से मुतालिक और ख़ास तौर पर बच्चों में नमाज की आदत से मुतालिक बात कर रहे हैं, तो बगदादी साहब मैं आपसे शुरू करूँगी। बजाय इसके कि सवालात का सिलसिला आगे बढ़े, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह, हमारे रब ने नमाज से मुतालिक क्या हुक्म दिया है, पहले वो बताएं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का मकसद तख्लीक बयान करते हुए फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन को सिवाय अपनी इबादत के किसी और मकसद के लिए पैदा नहीं किया। गोया कि मकसद तख्लीक इबादत ठहरा। अब इबादात में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इबादत है वो नमाज है। इसके बारे में फरमाया गया कि अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि ये नमाज वो चीज़ है जो इंसान को बुराई और बुरी बातों से रोकती है, फ़ाहिशात से रोकती है। गोया कि इंसान की करैक्टर बिल्डिंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो नमाज करती है। फिर इंसान की दीगर जो अखलाकियात हैं या जो दीगर इबादात हैं उनको जनरेट करने में भी जो उबारा जाता है उसके ऊपर, वो भी नमाज का इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पर। इसलिए नमाज के बारे में जो दीन हमारे ने बताया उसका ये एक हुक्म है कि नमाज किसी भी सूरत में जब ये वाजिब हो जाए तो उसके बाद इसकी चंद एक कंडीशनल सूरतें होती हैं छोड़ने की, उसके अलावा नमाज की कोई गुंजाइश नहीं है। हत्ता कि अगर मरीज़
इतना बीमार है कि वो वज़ू के ऊपर इस्तिताअत नहीं रखता तो वो तयम्मुम करेगा, तयम्मुम कर ले। और अगर वो रुकू सुजूद की इस्तिताअत नहीं रखता तो वो बैठकर, लेटकर या उंगली के इशारे से भी नमाज अदा करेगा, कर सकता है। ये इम्पोर्टेंस है नमाज की। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल अहदु बैनना व बैनहुमुस सलाह, कि हमारे और कुफ्र के दरमियान में जो इम्तियाज़ और फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। बिल्कुल। और फरमाया कि करीब है कि ये नमाज आपको कुफ्र के दर्जे पर ले जाए। जब आप इसका इनकार करें और इसको छोड़ दें तो ये कुफ्र के दर्जे पर ले जाएगी। ये नमाज की है इम्पोर्टेंस। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो नमाज को छोड़ने वाला और उसकी पाबंदी ना करने वाला, उसको अरेस्ट कर दिया जाए जब तक कि वो इससे तौबा करके दोबारा नमाज की तरफ राग़िब ना हो जाए। इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की हो लाइफ में, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो आप अपने आप को और अपनी औलादों को जी आप इस अल्लाह की आग से और आखिरत के अजाब से बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फरमाया कि वो अजाब कौन सा है, वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन जो होगा वहाँ पर वो पत्थर और इंसान होंगे और उसके ऊपर शदीद काले फरिश्ते मुकर्रर होंगे। और फरमाया कि अब वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले भी नहीं होंगे। वहाँ कोई आप डील पैसा वैसा देंगे तो डील हो जाएगी तो जान छुड़ा लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। इतनी इम्पोर्टेंस जिस चीज़ की है, ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि हम अपनी औलादों को, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि आखिरत के अजाब से खुद भी बचो, औलादों को भी बचाओ। हम आज इस दुनिया की छोटे से मुफाद की खातर अपने 24 घंटे में से 16 घंटे बच्चे की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर देते हैं ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो दुनिया कमा सके। लेकिन अगर हम नहीं कर सके तो हम अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़ब करने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए और आखिरत के अजाब से बचाने के लिए उनको तैयार नहीं। सही है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुईज़ साहब, जिस तरह से बगदादी साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में और एक कहते हैं कि कूजे में बंद कर देने वाली बात हो गई, बड़े तफसील से उन्होंने बयान किया। अभी आपको याद है, हमें कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उन बुराइयों से मुताल्लिक जिसमें आज की नौजवान नस्ल जो है वो मुब्तला हो चुकी है। नमाज की आदत, कहते हैं कि नमाज आपको बुराई से बचाती है। वालिदैन अपने बच्चे को सोसाइटी में मूव करने के बारे में बताते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का तरीका बताते हैं, टेबल पर बैठने का तरीका बताते हैं, डाइनिंग टेबल पर आपको सोने के तरीके बताते हैं, आपको पहनने ओढ़ने का तरीका बताते हैं। मगर जब हम बात करते हैं नमाज की तो वहाँ पर वालिदैन इस कदर गफलत क्यों बरतते हैं कि इस नमाज की वजह से आपका बच्चा बुराई से बच जाता है। आप बच्चे से मोहब्बत का तो दावा बहुत करते हैं, मगर जब वो किसी बुराई में मुब्तला हो जाता है तो उसका कसूर आप मुआशरे को ठहरा देते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारियाँ कहाँ पर हैं ये आप भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आप मुझे 2-4 मिनट देंगे ताकि मैं तफसील से बात कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोस्त ने बहुत खूबसूरत पॉइंट उठाया और कुरान का हर लफ्ज़ हक है और मेरा ईमान है। मसला हमें हमारी समझ में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है, 100% रोकती है। तो दुनिया के तमाम इस्लामी माशरे में जहाँ जुम्मे की नमाज कोई मिस नहीं करता, अक्सर नमाजी पाए जाते हैं, तो दुनिया के तमाम इस्लामी माशरे देखें, इखलाकियात में बदतरीन और करप्शन में सबसे ऊपर। ये क्या वजह है? फिर नमाज ने उनका कैरेक्टर क्यों नहीं बनाया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने को तैयार नहीं है। हमने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाई, ये डर दे के कि अल्लाह नाराज़ होगा, जहन्नम में जाओगे, या फिर ये लालच दे के कि नमाज पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। ये फैक्ट है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक जब मुख्तलिफ मेंटल लेवल को एड्रेस करता है, कहीं अल्लाह ताला आम इंसानों से मुखातिब है, कहीं अल्लाह ताला मोमिन से मुखातिब है। तो अल्लाह ताला जब मुखातिब होता है मुख्तलिफ मेंटल लेवल से, तो उसका तरीक़ाकार ज़रा डिफरेंट होता है। मसलन एक आम आदमी जिसके पास इतना शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, उसको आप ये कह सकते हैं कि जी नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज तुम्हारे लिए जन्नत का वो चाबी है कि जिसमें तुम्हें जन्नत मिलेगी, नहीं पढ़ोगे रब नाराज़ होगा। तो आम आदमी के लिए तो ठीक है, मगर हमें ज़हनी सतह जो आम आदमी की बुलंद करनी थी, उसका शऊर का लेवल बुलंद करना था, वो जिम्मेदारी हमने अदा नहीं की। ना हमारे मदरसों ने की, ना हमारे घर में माँ बाप ने की, ना स्कूल ने की, ना कॉलेज ने, कहीं पे नहीं की। हमने एक रिचुअलिस्टिक सोसाइटी बनाई कि जहां ठीक है नमाज तो पढ़ रहे हैं आप, मगर नमाज में आपका दिल नहीं है, रब के साथ आपका ताल्लुक नहीं है। आपने एक फॉर्मेलिटी की तरह नमाज पढ़ ली, जिसके बाद हुआ ये कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए थी, जो तब्दीली आती आपकी नफ्स में, वो नहीं आई।
इसीलिए आज हम जैसे थे वैसे, इनफैक्ट अब हमने हुलिये के ऊपर इंसानों को पहचानना शुरू किया है कि अगर किसी की दाढ़ी है, किसी के सर पे टोपी है तो वो बहुत बड़ा आलिम है। हाँ। और अगर कोई क्लीन शेव है और सर पे टोपी नहीं है तो उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो माइंडसेट हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन गए, इसने हमारे लिए प्रॉब्लम ये क्रिएट किया है कि हम नमाज से जो कल्बी ताल्लुक होता है, जो रूहानी ताल्लुक होता है, वो नहीं रहा। तो अब हमें करना क्या होगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल अपने घर की दूं। मेरे 2 बेटे, उरूज आपको पता है मेरी बेटी, उसको अडॉप्ट किया है। मेरा छोटा बेटा मुर्तज़ा ज़रा हाइपर भी था और तेज़ भी था, ज़रा बदमाश भी था वो एक तरह से। उसको नमाज पढ़ने का शौक़ नहीं था। अच्छा, मुझे आदत बचपन से मेरे माँ बाप ने डाली है, हम नमाज मिस नहीं करते थे। मेरी वाइफ जो थी वो ज़रा नमाज में के मामले में थोड़ी कमज़ोर थी। अब बच्चा स्कूल से आया, गर्मी का दिन है, घर आता है तो नमाज का टाइम है, मैं कहता नमाज पढ़ो। उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। बड़े बेटे ने मुझे फॉलो किया, वो भी नमाज पूरी पढ़ता है। छोटा बेटा कहता है अब मैं थक गया हूं, तो मेरी वाइफ उसको सपोर्ट करती है, थक गया है छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। जिसकी वजह से वो बच्चा, चूंकि उसको रियायत मिल गई, वो मेरी वाइफ के साथ मिल गया। मेरी और मेरी वाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गए, तनाजे शुरू हो गए। नमाज के मामले में मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, मगर वाइफ का सपोर्ट जब बेटे को मिल गया तो बेटा और वाइफ एक हो गए, मैं अलग हो गया। मतलब मैं दो फौजें बन गई, अपोजिशन हो गई। हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खुद नमाज पढ़ते हो और बच्चा आपको देखता है नमाज पढ़ते हुए, आपका बच्चा खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। बिकॉज 7 साल की उम्र तक का बच्चा माँ बाप की हर हरकत को फॉलो करता है। याद रहे, आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूं, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा देखता है। हाँ। आप दुनिया जहां की उसको हिदायत करो, नसीहत करो, ही विल नॉट लिसन, मगर जब वो देखेगा आपको फॉलो करते हुए। आज हमारे नौजवान लाल बत्ती के को इग्नोर करके सिग्नल तोड़ते क्यों हैं? तो उनके बाप ने ये किया है। वो गाड़ी में जब थे, वो देखा था बाप ने रेड लाइट पे गाड़ी निकाल ली, उसने भी निकाल ली। तो हमें एग्जाम्पल ये सेट करना होगा। नंबर 1, खुद नमाज पढ़नी होगी, बच्चे हमें नमाज पढ़ते देखे। नंबर 2, हमारे बच्चों में अगर हम देखते हैं कि शऊर का लेवल नहीं है, सोच विचार नहीं है उस बच्चे में, गौर व फिक्र नहीं करता, हाँ। तो उस बच्चे को हमें जजा और सजा का कॉन्सेप्ट देना होगा। और नंबर 3, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखानी होगी। अल्लाह कोई ऐसा वजूद नहीं है जो डंडा लेके आसमान पे बैठा है। हाँ। आमतौर पर जब हम छोटे थे तो जो तस्वुर हमें खुदा का दिया गया, वो डंडा लेके बैठा हुआ है। वो पूरी की पूरी रहमत है, वो पूरी की पूरी मोहब्बत है। उसकी ज़ात इंसानियत के लिए और तमाम मखलूक के लिए रहमत और मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत का रिश्ता बच्चों के साथ हम मुंसलिक कर दे अल्लाह का, तो मैं यकीन करता हूँ कि बच्चा जब नमाज पढ़ेगा तो वो भी झुकेगा और उसका सर भी झुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा कहीं प्यार करता है। हमारी एक माँ इतना प्यार करती है, तो जब इतनी माएँ मिल जाएं तो वो प्यार की हद ही क्या होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से मिसेस तौसीफ ने बात की कि उनके बच्चे हैं, वो माशाल्लाह नमाजी भी हैं, परहेजगार हैं, मगर उनके वालिद इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं बच्चों के कि चल ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। डॉक्टर मोहित साहब ने अपनी मिसेस की मुझे एग्जांपल दी कि देखें इस तरह से होता है। अब वहाँ पे 2 ग्रुपिंग हो गई हैं। मोहित साहब और इनका बड़ा बेटा अलग साइड पे खड़े हैं, इनके मिसेस और छोटा बेटा अलग साइड पे खड़े हैं। कहते कि औलाद बड़ी हो जाए, डॉक्टर साहब, बगदादी साहब, औलाद बड़ी हो जाए तो रोक टोक नहीं करनी चाहिए। कि ये मुनासिब है, अगर रोक टोक नहीं करेंगे तो यही अंजाम होगा जो हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया और मिसेस तौसीफ ने भी बताया। देखें, बुनियादी तौर पे मैं इसको अगर सारी जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसको अगर कलेक्ट करूं, तो एक तो मैं डॉक्टर मोहित साहब की इस बात से तो बहुत एग्री करूंगा कि ये रूह इन्होंने असल में बताई है नमाज की, कि जब आपका दिल ना झुके, हाँ, और नमाज आपके किरदार में तब्दीली ना लाए तो वो नमाज नहीं है। उस नमाज का क्या? और ये तालीमात सूफिया का निचोड़ है, इसके बगैर तो काम नहीं चलता। लेकिन हमारा आगाज़ कहाँ से होना है? इब्तदा हमारी होनी है बच्चों से। तो बच्चों में हम ये चीज़ तो उस वक्त जनरेट नहीं कर सकते फौरी। लिहाजा हमने क्या करना होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बच्चा अलवलदु यूलदु अलल फितरा, बच्चा अपनी अच्छी सलीम फितरत, अच्छी नेचर पे पैदा होता है। उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी, मजूसी या नसरानी बनाते हैं। आगे फरमाया कि जैसे एक जानवर हो तो जानवर का बच्चा भी जानवर ही होगा, और वो जिस तरह का जानवर होगा वैसा ही उसका बच्चा होगा, वो कान कटा नहीं होगा। ये लफ्ज़ में खुसूसी यहाँ कहना चाहता हूँ।
कान कटा नहीं लफ्ज़ होगा। इस्तेमाल हुआ है। अब अगर माँ बाप की तरबियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के जो अहकाम हैं उनके मुताबिक इस दुनिया के अंदर दुरुस्त हुई हुई है, क्योंकि मैं पहले आपके प्रोग्राम में ये बता भी चुका हूँ कि बच्चों की तरबियत की ज़रूरी है कि माँ का इंतखाब करो। हाँ। तो वहाँ से जब वो आएंगे तो वो माँ से यकीनन तो फिर एक वो बच्चे मुआशरा भी बनता है ना। फिर वो मुआशरा बनेगा, फिर वो सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग होंगे। तो अब जब माँ ऐसी होगी घर में, बाप ऐसा होगा, और फिर इन दोनों का एक पेज पर होना भी ज़रूरी है। हाँ। जब ये दोनों एक पेज पर होंगे, तीसरी बात मगरबी माहिरीन ने तो इसके लिए जो इस उम्र छोटी एज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोंकी एज, हम इसको कहते हैं कॉपिंग, जो आपकी वो एज होती है, बच्चा कॉपी करता है। जैसे सर ने कहा कि वो जो सीखेगा नहीं, वो देखेगा उसी वो को कॉपी करेगा वो। इसीलिए आप अगर मगरबी जो एजुकेशन हमारी है उसके अंदर उन्होंने इस वक्त किया कि बच्चों को मॉडलिंग के ज़रिए सिखाते हैं। तो गोया के घर में सबसे पहले माँ बाप को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक रोल मॉडल बनना होगा। हाँ। घर के हर काम को जब उस अखलाकी अकदार के मुताबिक, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वो एक फंडामेंटलिज्म के तहत लेके आए, हाँ। दीनी, सियासी, मुआशी, मुआशरती हर चीज़ के मुताबिक उसको टेबल पे खाना खाना सिखाएं, ये हमारे दीन का हिस्सा है। उसको अच्छा कपड़ा पहनना सिखाएं, हमारे दीन का हिस्सा है। साफ़ रहना सिखाएं, हमारे दीन का, हुज़ूर ने फरमाया, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ बुनियादी कोर वैल्यूज़ जिन चीज़ों से जनरेट होती हैं वो सारी घर में वो रोल मॉडल माँ बाप बनेंगे तो ही बच्चा उनको बच्चे में कॉपी बनेगा, करेगा, उनको बिल्कुल। कॉपी करेगा। अच्छा, ये हमारी नॉर्मल जो एजुकेशन का भी रूल है कि आप जब किसी चीज़ को प्रैक्टिस शुरू करते हो आहिस्ता आहिस्ता, तो वो करते करते उस बंदे की हैबिट बन जाती है। अब एक बच्चा जो अपने आगाज़ से लेकर उसने देखा, वो 1 साल का हुआ, उसने माँ बाप को नमाज़ पढ़ते देखा, आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, सोशल मीडिया एक्टिव है, बच्चे साथ में जिस भी तरीके से उलट सीधे हो रहा है नमाज़ पढ़ रहे हैं। हाँ। गोया कि वो कॉपी कर रहे हैं। करते करते जब वो 8, हुज़ूर ने फरमाया कि 7 साल के हो जाएं तो नमाज को बाकायदा उनको सिखाएं, और 10 साल के हो जाएं तो सरजनश भी करें। ये फरमान है कि उनकी फिर सरजनश करनी है, होनी चाहिए। ये नहीं जो आपने जुमला पूछा था ना, ये नहीं कि उनको लाउबाली नौजवान छोड़ कहते दें। हैं कि जी औलाद बड़ी हो गई है, इस पे रोक टोक ना करें। अच्छा ये डॉक्टर हमारी मोइसा, सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारे मुस्तकबिल का, हमारे मुल्क का ये मेमार हैं और मुल्क का इन्हिसार इन पर है। और इनकी हम इनको इस तरबियत तरह से सही लाउबाली होनी छोड़ चाहिए। देंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे पास आखिरी 1 मिनट मौजूद है डॉक्टर मोइज साहब। एक हमारे कॉलर थे, मैं जल्दी से जवाब दे दूं 2 बातों का। जी जी चलिए आप जवाब दे हमारे दीजिए। एक कॉलर ने कहा कि एक कॉलर ने हमारे कहा कि माँ एग्जाम में कोई मार्क्स ज्यादा कर दे ताकि मैं बच्चे यही जो वो पूछने पढ़े, वाली थी ऐसा मत आपसे। कीजिएगा। हाँ। जियाउल हक ने डंडे के जोर पे नमाज पढ़ाई। उस दौर में इतनी मिलावट नहीं थी, इतनी चोर बाजारी नहीं थी, इतने डाके नहीं थे, इतनी गलाजत नहीं थी, इतनी सफाकियत नहीं थी। जब आप इस्लाम को डंडे के जोर पे डालते हैं तो बंदा बज़ाहिर तो नमाज पढ़ता है, अंदर से उसका जो बातिन है वो ताकतवर होता है। याद रहे, ये कभी मत कीजिएगा, नमाज का शौक अंदर से पैदा हो। अगर मैं इस्लाम नमाज इत्तेदाल पढ़ता हूं तो सिखाता मैं है। इसलिए पढ़ता हूं कि मेरे रब का एहसान है मुझ पर। और दूसरी चीज जो एक हमारी बहन ने बताया, उसका बच्चा 8 क्लास में सबसे यंग और उसके बाद बड़े, एक बड़ी टैक्निक है जबरदस्त नफ्सियात में जो अगर इस्तेमाल करें तो बच्चे नमाज की तरफ आते हैं। बड़े बच्चे खासकर क्लास 8, 9, 10 के, वो ये कि दिन में रात को किसी वक्त आप 15-20 मिनट बच्चों को बिठाए और कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स करे जो इनके ब्रेन को स्टिमुलेट करे। फॉर एग्जाम्पल आप थियरी कोई साइंस की पेश करें, उसको कुरान के साथ कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉस्मोस की बात करता हूं, कायनात है, अजीब व गरीब कायनात है, ना इसका बिगिनिंग है ना इसका एंड है, तो क्या जमीन के अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स है क्या उसके ऊपर भी कोई मखलूक होगी? यहां से आप बात शुरू करें, क्योंकि बच्चे के इंटेलेक्ट को जब आप स्टिमुलेट करेंगे और उसको दीन के साथ कनेक्ट करेंगे, आपका बच्चा दीन की तरफ खुद ब खुद आएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोइज साहब, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला। ऐनुल हक बगदादी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया इस्लामिक राय की आपने लोगों की, देखने वालों की, कि किस तरह से आप अपने बच्चों को नमाज की आदत की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और ये डंडे के जोर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने घर में माँ बाप जो बच्चों के सामने करेंगे, बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करेगा। बच्चा आपकी बात तब सुनेगा जब वो अपने माँ बाप को देखेगा कि ये उसके लिए रोशन मिसाल हैं। अब एक ब्रेक की तरफ चलते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज चूंकि जुम्मे का दिन है तो सूफीज़म का कुछ रंग भी जमेगा, माहौल भी गरमाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बट रहे हैं। नबी हमारा है, नबी हमारा बड़ा सखी है, खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा बड़ा सखी है, खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा बड़ा सखी है। मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते हाली हाथ न लौटे, कितनी मिली है रात न पूछो। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनका कर्म की बात न पूछो। खजाने रहमत के बट रहे हमारा खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा बड़ा सखी है, खजाने रहमत के बट रहे हैं। खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा बड़ा सही है, खजाने रहमत के बट रहे हैं। नबी हमारा बड़ा सही है। कदीम की है करम नवाजी, कदीम की है करम नवाजी, हमारी झोली भरी हुई है। कदीम की है करम नवाजी, हमारी झोली भरी हुई है। कदीम की है करम नवाजी, हमारी झोली भरी हुई है। कदीम की है, कदीम की है ये सारी करम नवाजी। कदीम की है ये सारी करम नवाजी, कदीम की है ये सारी करम नवाजी, कदीम की। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये सारी करम नवाजी करीम की है। ये सारी करम नवाजी करीम की है, ये सारी करम नवाजी करीम। ओ अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। हाँ मैं इस कदम के कहाँ था काबिल, मैं इस कदम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंद परवरी है ये सारी करम नवाजी करीम की है, ये सारी करम नवाजी करीम की है। करम नवाजी हमारी झोली भरी हुई है। इधर उधर ना फिरो गदाओ, इधर उधर ना फिरो गदाओ, इधर उधर ना
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ख़ज़ाने रहमत के बट रहे हैं, नबी हमारा बड़ा सखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफीज़म का खूबसूरत रंग आपने आज भी गरमा दिया इस माहौल को। आप पहले भी तशरीफ़ ला चुके थे। ज़ैन ज़ुहैब को एक मरतबा फिर से हम यहाँ पर वेलकम करेंगे। अच्छा ज़ैन, मैं देख रही थी माशाल्लाह आवाज़ का ऊंचा होना, नीचा होना, कहाँ पर आवाज़ को आपने मुस्तहकम रखना है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखने वाला इस चीज़ को सिर्फ इंजॉय करता है, उसका लुत्फ़ उठाता है, मगर जो शख्स पेश कर रहा होता है उसको बड़ी मेहनत दरकार होती है और बड़ा मेहनत के बाद वो इस कलाम को लेकर आता है। रियाज़ रोज़ाना कितनी देर आप दोनों करते हैं? और आपके साथी भी हैं सब, यकीनी तौर पे इनको भी साथ लेकर चलते हैं। कितना वक्त लगता है एक कलाम को उसकी जगह पर आपको लगता है कि अब ये सही है? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये अभी जो नाशरी पेश किया हमने, ये इसकी कल ही कंपोज को हमने किया है। अच्छा। कलाम तो ये पुराना था। हम कहीं प्रोग्राम पे जा रहे थे तो रास्ते में कंपोज करके, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग है हम सब में कि हम एक दफ़ा अगर इसको प्रैक्टिस कर लें इसकी तो सबको याद हो जाती है। और रियाज़ जो है वो अभी तो ये कि बहुत कम टाइम मिल पाता है रियाज़ का, लेकिन जितना भी मिलता है हम कोशिश यही होती है कि अपने आप को और मज़ीद बेहतर करें। चलिए, आप दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग होती है। जब माशाल्लाह इतने सारे साथियों के साथ काम करना हो तो फिर किसी की आवाज़ ऊंची हो जाती है, किसी की नीची चली जाती है, तो उसको किस तरह से फिर बैलेंस करते हैं? और क्या पूरा दिन लग जाता है आपको रियाज़ करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, कि इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए? जी, अक्सर कव्वाली एक ऐसी मुश्किल सिनफ है म्यूज़िक की कि इसमें काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि इसकी पिच बहुत हाई होती है। आम म्यूज़िक जैसे गज़ल है या कोई सॉन्ग है, इसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से हम जब भी बैठते हैं सारे तो अक्सर 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस हो रही होती है, और पता नहीं चलता दिन से रात हो गई और रात से दिन हो गया। सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? दोनों में से कौन तंग करता है और साथियों में से कौन तंग करता है आपको? नहीं, एक्चुअली जो तंग करने वाला पीरियड है, जो एक एज का हिस्सा होता है, वो गुजर चुका है। अच्छा। तो अभी सभी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो तंग यही है कि ऑन स्टेज जो है वो ही एक दूसरे को लड़ते रहते हैं आपस में। तो अभी आप हमारे सुनने वालों को, हम सब के लिए कौन सा खूबसूरत कलाम आप सुनाने जा रहे हैं हमें? जी, ये हैदरियम हमारा कलाम है, वही सुना पेश दीजिए कर रहे हैं। प्लीज सुनाइए। मस्ते दम हमारा
ਵੀਰ ਕਲੰਦਰ ਨਾਲ ਸਗੀ 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 ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਲੰਦਰ ਨਾਲ ਸਗੀ 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 ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਲੰਦਰ ਨਾਲ ਸਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਲੰਦਰ ਨਾਲ ਸਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ हैदरीयम 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 हैदरीयम
ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਦਰੀਮ ਹੈ ਦਰੀਮ ਹੈ ਦਰੀਮ ਉਹ ਹੈ ਦਰੀਮ पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा अल्लाह उनसे कि सुनो ये है दरियम 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 है